अलगाववाद, स्टोन बेल्टिंग, हड़ताल, ये सब अब इतिहास की बातें हो चुकी हैं। पहलगांव पर मैं आऊँगा। अब आधी रात तक, देर रात तक वो पुलवामा और शोपियां जैसे शहर में भी लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सरपरस्त अपनी नापाक कोशिशों में लगा हुआ है। 30-32 वर्षों से जब से आतंकवाद है, ये सच है कि आज रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट का होता था आतंकवादियों का, सबसे कम है। न्यूनतम में कुल 8 जम्मू कश्मीर में मिला करके कुल 8 टेररिस्ट हैं जो लोकल हैं। हमारा पाकिस्तान ने अनेक लोगों को बाहर से इन्फिल्ट्रेट किया है, ये सच है, और इसके कारण ही पहलगांव या बैसरन घाटी में घटना है, उसका मैं जिक्र करूंगा। मुझे लगता है कि कभी कभी किसी एक दिन का जिक्र मात्र ही किसी घटना का पूरा विवरण बन जाता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में मुझे 5 अगस्त एक ऐसी ही तारीख लगती है, और आप सबके ध्यान में होगा कि इस तिथि को जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए निश्चित रूप से जाना जाएगा। उसी तरह एक दूसरी तारीख अभी हाल ही में 6 जून है, उसका भी बड़ा महत्व आने वाले दिनों में कुछ लोग समझ रहे होंगे, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये महत्व और बढ़ने वाला है। 6 जून को भौतिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के साथ एकीकृत हुआ जब कश्मीर कन्याकुमारी से रेल से जुड़ गया। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से इस सपने को हकीकत में बदला उस दिन, और जब मैं उनके साथ था तो मेरी स्मृति में अनेक महान व्यक्तित्वों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानियां उभर रही थी। 5 अगस्त और 6 जून मैं मानता हूं कि ये राष्ट्र जीवन में सदैव याद रखे जाएंगे, और इन दिनों के साथ हम उन लोगों को भी याद करेंगे जिनके कारण ये 5 अगस्त और 6 जून देश याद करेगा। 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री जब भारत का तिरंगा फहरा रहे थे, तो मैं थोड़ी दूर खड़ा था। मैं भी जम्मू कश्मीर में गुजरे 58 महीने को एक एक करके याद कर रहा था कि 58 महीने गुजरे कैसे। आशीष को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने अपने कॉफ़ी टेबल बुक के 9वें चैप्टर में चिनाब ब्रिज के फोटोग्राफ को शामिल किया है। अभी प्रदर्शनी में आप में से भी अनेक लोगों ने उसे देखा होगा। वह ब्रिज के यानी कश्मीर और कन्याकुमारी को रेल पटरी से जोड़ता है। मुझे लगता है कि जीवन प्रवाह है, लेकिन कश्मीर में 7 दशक तक सामान्य रूप से यहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। मैं तो अभी कम समझ पाया हूँ, वहाँ जन्मे वहाँ पले बढ़े अनेक लोग हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मुझे ये बात समझ में आती है कि 7 दशक तक वहाँ जीवन जड़ था। 5 और 6 ये जो 2 तारीखें हैं, जम्मू कश्मीर को जीवन की अखंड धारा उपलब्ध कराने में मुझे लगता है कि इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। उस बहाव की गति को आशीष शर्मा के फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं। एक दूसरी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि यह किताब 2024 में ही बन गई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ, 10 महीने पहले तो ये लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके पूर्व ये पुस्तक बन गई थी। तो ये जो री इमेजिनिंग जम्मू कश्मीर है, वो चुनाव के पहले का जम्मू कश्मीर है। ये मैं इस बात को का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो री इमेजिनिंग जम्मू कश्मीर, भाई साहब ने अभी हिंदी में उसे क्या कहा जाएगा उसके बारे में बताया है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पुनर्कल्पना
अगर मैं कहूँ किसी कॉफ़ी टेबल बुक का लोकार्पण उस आधार पर हो, तो पहले अगर ये बात कही जाती तो लोग कहते कि ये काल्पनिक बात है, लेकिन आज ये हकीकत है। और एक समय में धरती के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में कुछ बदला है, ऐसा ये किताब भी कहती है और कई लोग भी कह रहे हैं। उस जन्नत को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए मैं आशीष शर्मा को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने इनकी मेहनत को देखा तो नहीं, लेकिन महसूस किया है, क्योंकि जब ये आते थे वहाँ तो निश्चित रूप से हमारी इनकी मुलाकात होती थी, बातचीत चर्चा भी होती थी। उनकी ये कॉफ़ी टेबल बुक जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में आए हुए बदलाव को जस का तस देश के सामने, आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास है। आमतौर पर देखा जाए तो किताबें समय की दस्तावेज होती हैं। विशेष रूप से कॉफ़ी टेबल बुक उस दौर की घटनाओं तथा तथ्यों का चित्रों के माध्यम से सही लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। कॉफ़ी टेबल बुक और फोटोग्राफर को रचयिता शब्द से संबोधित किया जाना चाहिए या नहीं, रचयिता फोटोग्राफर का यह ध्येय होता है कि वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के बीच के लिए चित्रों और ज्ञान का एक स्रोत निर्मित करे, जो उन्हें बिल्कुल अनबायस तरीके से जो घट रहा है वो दिखाया जा सके, उस लेंस में कैप्चर करके लोगों के सामने रखा जा सके। संक्षेप में अगर कहा जाए तो हर एक फोटोग्राफर से उम्मीद होती है, इस तरह की कॉफ़ी टेबल बुक में जो काम कर रहे हैं, कि वह महाभारत के संजय की तरह हो, जो साक्षी भाव से जमीन पर हो रहे परिवर्तन की कहानी चित्रों के माध्यम से दिखा भी दे और सुना भी दे। मुझे लगता है इस किताब को जब आप ध्यान से पलटेंगे तो शायद मेरी राय से आप सहमत होंगे। और मैं कहूँगा कि आशीष की ये कॉफ़ी टेबल बुक तथ्यात्मक रूप से जम्मू कश्मीर में निरंतर हो रहे बदलाव को प्रस्तुत कर रही है। पहली ही तस्वीर एक किसान की है, आपने देखा होगा, जो सरसों मस्टर्ड के खेतों में खड़ा है। अब कश्मीरी लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि कश्मीर में ये सरसों कहाँ से आ गई, क्योंकि वहाँ तो केवल धान की ही पैदावार होती थी, आर्चर्ड होते थे। ये सरसों की पैदावार वहाँ पिछले 3-4 वर्षों से शुरू हुई है, और जो कल्टीवेशन मस्टर्ड का हो रहा है उसका रकबा अगर एरिया में कहूँ तो पिछले 3 वर्षों में 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। अब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सरसों आज कश्मीर वैली में हो रही है। एक योजना वहाँ बनी थी, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिल करके, और वहाँ की जो 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट के हमारे साथी हैं, उनने मेहनत करके एक प्लान बनाया था। उसमें 29 प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किया था। समय नहीं उस पर मैं विस्तार से जाऊँ, लेकिन सरसों वाली तस्वीर देख के मुझे ध्यान आया। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भाई ये, कई लोग उसे येलो क्रांति भी कहते हैं, पीली क्रांति, ये सरसों उगाने से फ़ायदा क्या होगा, तो स्वाभाविक रूप से लोग कहेंगे खाने का तेल, सरसों का तेल मिल जाएगा। ऑयल सीड की डेफिसिट थी, देश में भी है, कश्मीर में भी थी, तो उसमें थोड़ी भरपाई हो जाएगी। लेकिन एक कृषि वैज्ञानिक से अगर आप पूछेंगे, यानी समझदार कृषि वैज्ञानिक, नाम का कृषि वैज्ञानिक नहीं, तो मुझे लगता है उसके 3 फायदे हैं। एक, जो खाने का तेल है, ऑयल सीड्स की कमी तो पूरा करेगा ही। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि वहाँ फॉडर, माने पशुओं के खाने के चारे की भी बड़ी कमी थी। जितनी चारे की आवश्यकता है उसका महज 40% ही जम्मू कश्मीर में होता है। हम सब जानते हैं, गांव के रहने वाले हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खेती रही है और समझ में भी आती है
तो सरसों से 33-34% ही ऑयल निकलता है। बाकी ऑयल केक हिंदी में जिसे हम लोग यहाँ खली कहा जाता है, वो पशुओं के चारे के रूप में काम करेगी। एक तीसरी और बड़ी बुनियादी बात है, जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वैली में, मधुमक्खियां 35 दिन पहले कश्मीर घाटी में केवल सरसों के कारण आई, जिससे हनी और बी कीपिंग के किसानों की आमदनी में बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई। तो ये जो 29 प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए वो साइलोज में नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या जरूरतें हैं, और एक स्पष्ट लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इस स्कीम के लागू होने के बाद, जो कंजर्वेटिव असेसमेंट उस कमेटी का था एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के, वो था दुगुना बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार उन लोगों के सामने भी कह रहा था और आज यहाँ बड़े जिम्मेदार लोगों के सामने कह रहा हूँ कि इस HADP के पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद जम्मू कश्मीर की जीडीपी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान न्यूनतम 2.5 गुना बढ़ेगा। ये मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि बहुत नज़दीक से मैंने उसमें काम किया है। डाइवर्सिफिकेशन पर काफ़ी बल दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि आज करीब 1,50,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मस्टर्ड की खेती हो रही है, और इसके कारण खुशहाली भी आई है। आशीष ने बखूबी उसे अपने कैमरे से कैप्चर किया है। कवर फोटो के अलावा इस कॉफ़ी टेबल में जो दूसरी तस्वीर है वो डल लेक की है। मेरे पूर्व मीनाक्षी जी ने बताया है, एक कार्यक्रम में मैं गया था, डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान समारोह था अमर सिंह क्लब में। तो भाषण में उन्होंने एक बात कही कि मनोज जी, बाकी तो जो हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 25-30 साल से यहाँ जरूर आ रहा हूँ, ऐसी स्वच्छ डल हमने 30 सालों में नहीं देखी थी। तो करण सिंह जी हैं और इस बात को कहते भी हैं। आज वहाँ भी अगर सामान्य नागरिक से पूछें तो वो कहेगा कि साहब, लंबे समय के बाद वहाँ की झीलें हों, नदियाँ हों, वाटर बॉडीज़ हों, उनको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इसका प्रयास हुआ है। सामे अवध की तरह सामे श्रीनगर की चर्चा भी होने लगी। धीरे धीरे आदित्य कौल ने माहौल भी देश में बदलने का काम किया। मित्रों, आशीष ने पूरा एक चैप्टर भविष्य के शहरों को समर्पित किया है। हमारे देश के शहर कैसे हों, जो विशेष रूप से घाटी और जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए कल्पना कीजिए, इसमें अनेक लोगों को मैं देख रहा हूं जो कई सालों से जा रहे हैं। वो चाहे पोलो व्यू हो श्रीनगर का या जम्मू का अप्सरा मार्केट हो, 6 साल पहले कैसा दिखता था, 5 साल पहले अब कैसा दिखता है, तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। झेलम नदी कैसे हुआ करती थी, अब झेलम का रिवर फ्रंट और वहाँ की चहल पहल हमें क्या बयां करती है। तभी का काम अंतिम चरण में है, मैं समझता हूँ 2 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। लाल चौक का जिक्र हो चुका है, इसलिए मैं उस पर कुछ और आगे कहने की जरूरत नहीं समझता हूँ। अब ये उस समय इस दृश्य की कल्पना करके भी अनेक लोगों का दिल कांप उठता था। न लोगों की सुबह थी उनकी अपनी, न शाम उनकी थी, न सड़कें उनकी थी। कभी कभी तो लगता था कि शहर भी उनका नहीं है। ये बड़ा परिवर्तन मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में आया। लोगों का शहर उनको वापस मिल गया, उसकी ओनरशिप उनको मिली, और शांति और मोहब्बत की यात्रा चले, ये लोगों को विश्वास हुआ। न पत्थर, न हिंसा का कब्जा। और मुझे लगता है किसी भी जीवन शहर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो नाइट लाइफ जिस शहर की नहीं है वो शहर मृतप्राय हो जाता है, और वही स्थिति लगभग वहाँ हो गई थी। समय की ये केवल सुई नहीं है, बल्कि ये शहर की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रतीक इसे मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि इन शहरों को उनकी जीवंतता मिली है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के भीतर
विरासत की नई पहचान को आने वाली पीढ़ियां कैसे संरक्षित कर पाएंगी, मुझे लगता है कि इसका संकल्प भी अनेक लोगों ने लिया है। शहर को डेवलप करते हुए आम नागरिकों के लिए सुविधाएं, फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं कह सकता हूँ व्यापक, सर्वसमावेशी और गुणवत्तापूर्ण लिविंग, क्वालिटी लिविंग को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो झील हों, नदियाँ हों, जम्मू कश्मीर के रिश्ते को दशकों बाद पुनर्जीवित करने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। और वैज्ञानिक तरीके से शहरों में अर्बन लैंडस्केप की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लेक, वाटर बॉडीज़ को कैसे शामिल किया जाए, जो वास्तव में प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अभिन्न अंग हुआ करते थे। हर छोटे बड़े शहर में सनसेट प्लाजा, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, इको पार्क, छोटे काम है लेकिन इसका व्यापक प्रभाव होता है। नेचर तथा वाइब्रेंट सोशल लाइफ के बीच में कैसे तादाद में एक बैलेंस स्थापित हो, इसका प्रयत्न हुआ है। और इसे मैं कह सकता हूं कि सस्टेनेबल अर्बनिज्म के लक्ष्य की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। वह भी अनेक चित्रों में इस कॉफ़ी टेबल लुक में दिखाई दे रहा है। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर और शंकराचार्य का मंदिर, ये दोनों फोटोग्राफ भी उस कॉफ़ी टेबल बुक में। मित्रों, अगर ओवरऑल पूरी तरह देखा जाए तो सही मायने में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में विकास ने गति पकड़ी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात कही थी जिसे मैं उद्धृत करना चाहूँगा। भारत एक स्वर लहरी के समान है, एक ऑर्केस्ट्रा के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र, भिन्न भिन्न स्वर अपनी अपनी मधुर ध्वनि और मिठास के साथ एक ही चीज को अदा करते हैं। और उसी तरह का सामंजस्य या ऐक्य देश अरसे से चाहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को एक होने से नहीं रोक सकती। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीन करने का महान कार्य किया। उन्होंने एकता और अखंडता का एक मजबूत आधार इस राष्ट्र का तैयार किया। लेकिन 370 और बाद में पीछे के दरवाजे से, बैक डोर से 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखने का प्रयास किया, ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। और उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं जो हमने भारत के शेष नागरिकों को दिया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि पूर्ण एकीकरण और जम्मू कश्मीर का तीव्र विकास ये समूचे भारतवर्ष का लंबे समय का एक सपना था। इसे साकार होते हुए देखने का इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा। उस दिशा में एक अच्छी प्रगति हुई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण में पढ़ रहा था, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में संसद में 30 अगस्त 1968 को एक विस्तृत भाषण दिया। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 पंक्तियां उद्धृत करूंगा। भाषण के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख असमानता के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर और उस पर विचार करने पर थोड़ा आश्चर्य भी होता है। उन्होंने पहली बात कही कि जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए देश का सैनिक कुर्बानी तो दे सकता है,
लेकिन वहाँ अपना घर नहीं बना सकता। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर में झोपड़ी नहीं बना सकते। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक संसाधन, पैसा जम्मू कश्मीर को भेजे, लेकिन हिसाब किताब मांगने का अधिकार जब भारत सरकार का नहीं होगा। भाषण लंबा इसलिए मैं उसमें नहीं जाना। ये 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही थी और इसलिए मैं समझता हूं कि इन तीनों बातों का समाधान 5 अगस्त के बाद स्पष्ट रूप से हो गया है। अब 2014 के फ्लड में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच हो रही है। सीबीआई ने अभी कई लोगों के यहाँ छापे मारे हैं। मैंने आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं भटक जाऊंगा, अब मैं अपने को वहाँ से दूसरी तरफ। तो असमानता को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मजबूत और नवीन अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की हो, ये पूरा देश चाहता है, भारत की सरकार भी चाहती है। और कई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ने अच्छी प्रगति की है। अलगाववाद, स्टोन बेल्टिंग, हड़ताल, ये सब अब इतिहास की बातें हो चुकी हैं। पहलगांव पर मैं आऊँगा। अब आधी रात तक, देर रात तक वो पुलवामा और शोपियां जैसे शहर में भी लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सरपरस्त अपनी नापाक कोशिशों में लगा हुआ है। और आज नहीं लगा है, जब आज़ादी मिली उसके बाद ही उसने प्रारंभ कर दिया था। किसी की रिहाइश नहीं बनती है तो आदमी सोचता है कि पहले रिहाइश को सजा लें। और रिहाइश बनते ही उसने अपनी रिहाइश को सजाने की कोशिश नहीं की, हमारी रिहाइश को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन एक बात का संतोष है कि जो नीति भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तय की, मुझे लगता है कि वो नीति सही थी। और नीति ये है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती है, शांति को स्थापित करना होता है। पीस कांट बी बाई, पीस खरीदी नहीं जा सकती। और वो नीति मैं समझता हूँ कि सफल है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये नीति सही है। और 30-32 वर्षों से जब से आतंकवाद है, ये सच है कि आज रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट का होता था आतंकवादियों का, सबसे कम है। न्यूनतम में कुल 8 जम्मू कश्मीर में मिला करके कुल 8 टेररिस्ट हैं जो लोकल हैं। हमारा पाकिस्तान ने अनेक लोगों को बाहर से इन्फिल्ट्रेट किया है, ये सच है। और इसके कारण ही पहलगांव या बैसरन घाटी में घटना है, उसका मैं जिक्र करूंगा। 22 अप्रैल भी एक ऐसी तारीख हो गई है जिसे यह देश नहीं भूल सकता है। शांति और समृद्धि का जो अभियान चल रहा था, आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जो बर्बर घटना की, ये स्वाभाविक रूप से उसे अवरुद्ध करने का प्रयास था। सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बिगाड़ा जाए, इसका प्रयास था। और एक बात वहाँ होती थी कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। कई लोग पहले जब जाते थे तो पूछा जाता था, तो मुझसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने साल भर पहले, कि आप क्या लगता है आपको कि 4-5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैंने कहा कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश हो गई है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है इसको चैलेंज करने का भी वो प्रयास था। धर्म पूछकर बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया। उसके बाद जो कुछ हुआ, 6 मई और 7 मई की आधी रात को सेना के बहादुर हमारे जवानों ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। कितने आतंकवादी, उस आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अभी 6 जून को कटरा में एक सभा थी, जिस दिन ट्रेन चलाई गई कश्मीर से। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जनसभा में कहा कि विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगांव के हमले से डिगने वाला नहीं है, इसे हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये जोर दे करके कहा कि तरक्की का कारवां ये चलता रहेगा।
जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त करना ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। आशीष ने प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात जो बदलाव आए हैं उन्हें 225 पेज में पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए। मैं अगर उसके विवरण में जाऊंगा तो अनावश्यक वो जिस सेक्टर में जाऊंगा वो समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में बात कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो निर्माण हुआ है वो भेदभाव से मुक्त हुआ है, भय और सुरक्षा से मुक्त हुआ है, सर्वोपन समभाव और सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता से हर वर्ग सशक्त हो, इसकी कोशिश हुई है। और 58 महीने में मैंने ये कोशिश की कि पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपुल फर्स्ट ये हमारी नीति में शामिल हो और टेम्पररी पीस खरीदने का प्रयास नहीं, स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश हुई है। और एक बात मैं बार बार बल दे करके सुरक्षा बलों को भी कहता हूं कि भाई हमारा मिशन और विजन एक ही होना चाहिए सामान्य आदमी के लिए कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर इस नीति पर चलेंगे तो सामान्य आदमी भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल रिस्पांस में मल्टी फंक्शनल स्ट्रेटजी से कह सकते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट और आम नागरिक के सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, इन दोनों को कैसे समाहित किया जाए। ऐसे लोग जिनके पास घर भी नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल थे, ऐसे लोगों को 5 मरला ज़मीन मुफ्त में सरकार दी। ये फैसला भी हुआ था और अनेक लोगों को दी गई। जब मैं गया था तो मुझे द्विवेदी जी मैं आपको सुना रहा हूँ, अगस्त में मैं पहुँचा था, वहाँ दरबार मूव होता था अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे शुक्रवार को श्रीनगर से जम्मू और अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को जम्मू से श्रीनगर। तो BVR सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी थे, अभी नीति आयोग में हैं, तो मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये 27 अक्टूबर थी शायद, या तारीख मुझे नहीं याद आ रही, उस दिन आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा। हमने कहा किस लिए? तो कहा कि दरबार मूव हो रहा है। तो मुझे अंदाज था नहीं, 2 महीना हुआ था। तो मैं गया तो मैंने देखा कि 217 ट्रक खड़ी थी, उसमें फाइल भरी हुई थी और हुआ कि ये सब ट्रक फाइल लेके जम्मू जाएंगे। करीब 800 कमरे 6 महीने किराए पर जम्मू में लिए जाते थे और 1000 कमरे श्रीनगर में लिए जाते थे। तो उस समय तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अगली बार जब मई में हम लोग आए, मैंने अप्रैल लास्ट में, तो एक भी ट्रक फाइल की नहीं आई, ना एक कमरा होटल में लिया जाता है, चल रहा है। तो ई गवर्नेंस वहाँ कल्पना थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1137 ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर 8 महीने पहले देने लगा था। पहले मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 था, 8 महीने पहले जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस में देश का पहला यूटी और राज्य बन गया। अनेक इस तरह की बातें हैं जिसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जो स्कीम भारत सरकार ने बनाई, न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम, मैं समझता हूँ कि देश के किसी राज्य में उस तरह का इंसेंटिव नहीं था जो इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में था। उसके कारण इंडस्ट्री भी बड़ी मात्रा में आई है। आदित्य कौल और ये लोग ज़्यादा बताएंगे। कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, लेकिन वहाँ जाने पर आप जरूर देखेंगे कि जो होना चाहिए था वो जरूर हो गया है, जो बचा है वो भी जल्दी हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरे करने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ी है। अनेक ऐसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 एम्स, IIT, IIM, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, निफ्ट, IIMC, एक इंदिरा गांधी कला केंद्र का एक जोनल सेंटर, यानी इस तरह के अनेक। और एक बात तभी हाल में हुई है, जम्मू कश्मीर के 2 विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग, 7 यूनिवर्सिटी में से हमारी 2 यूनिवर्सिटी, जम्मू विश्वविद्यालय
और कश्मीर विश्वविद्यालय, ये दोनों देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बना चुके हैं। और हायर एजुकेशन में जो प्रयोग जम्मू कश्मीर ने किया है, डिज़ाइन योर ओन डिग्री, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में ये प्रयोग लागू किया जाना चाहिए और यूजीसी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मैं कह सकता हूं कि उस दृष्टि से भी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत गुड गवर्नेंस, इस तरह के अनेक इनिशिएटिव्स वहाँ प्रारंभ में हम सब ने लिए थे। 22 अप्रैल के बाद एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मोटे तौर पर जब से मैं हूँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये बड़ी घटना थी जिसमें 26 लोग शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन इस तरह से कश्मीर का आम आदमी सड़क पर नहीं निकलता था। तो मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ। वहाँ अनेक लोग हैं जिन्होंने कहा कि साहब हमने तो 50 साल में ऐसा नहीं देखा था। ये स्वतः स्फूर्त जो प्रतिक्रिया है और ये एक अच्छा संकेत है और मुझे लगता है कि ये स्पिरिट हर हाल में बना के रखनी है। लेकिन एक कठिनाई दूसरी है जिसे वहाँ के लोग समझते हैं। कुछ लोग हैं जो फियर मॉन्गरिंग करते रहते हैं, जो इस तरह की बातें कहते रहते हैं जिसके कारण मैं समझता हूँ कि परेशानी खड़ी होती है। 2023 में एक सीनियर राजनीतिक व्यक्ति ने बयान दिया कि ये जो रेलवे लाइन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का जरिया बनेगी। पहलगाम हम सब जानते हैं, अभी 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी। हमने कोशिश की कि उस यात्रा को हाईवे से कैसे कनेक्ट किया जाए। देश भर के लोग आते हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता था। पहले सड़क 4 फुट 5 फुट चौड़ी होती थी, अभी 12 फुट चौड़ी है। मैं अभी 12 जून को जा करके प्रथम पूजा करके आया हूँ। तो भारत सरकार ने सहर्ष उसकी स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ तक बनाया जा सकता है जरूर बनाया जाएगा। उस पर भी इसी तरह के बयान दिए गए। बिना तथ्यों के आधार पर यह बयान देना कि कश्मीरी ही कश्मीर में स्ट्रेंजर हो जाएगा। 85,000 लोगों को डोमिसाइल दे दिया गया है विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी फैक्ट। तो मुझे लगता है इससे परेशानी खड़ी होती है और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई कम से कम जिम्मेदार लोग, राजनीति जरूरी है, करनी चाहिए, लेकिन जहां सवाल देश की एकता अखंडता का हो, मुझे लगता है कि वहां राजनीति से बचना चाहिए। अब सुरक्षा के कारणों से कई स्थान टूरिज्म की दृष्टि से ये तय किया गया था, बंद किया गया। अभी 16 हमने खोले हैं, अगले हफ्ते कुछ और खोलने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह का बयान देना कि भाई मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इससे निश्चित रूप से देश में एक दूसरे प्रकार का वातावरण होता है और मॉरल पुलिसिंग, अल्कोहलिज्म, वल्गरिज्म, इस तरह की बात वे लोग करते हैं जो दिन में ये बात करते हैं, रात को इससे भी खराब काम करते हैं, तब शर्म आती है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन मैं कश्मीर के आम आदमी की, जब पूरे जम्मू कश्मीर के आम आदमी की इसमें भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। वो चाहता है क्योंकि उसने शांति का आनंद लिया है। 5,000 से ज्यादा होटल अकेले कश्मीर वैली में पिछले 4 साल में बने, 5,000 से ज्यादा। कोई 8 करोड़ का है, कोई 10 करोड़ का है। तो अगर 10 करोड़ एवरेज रखिए तो 50,000 करोड़ का जो ये इन्वेस्टमेंट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, केवल होटल इंडस्ट्री में, वो स्थानीय लोगों का है। और एक होटल पर 3 गाड़ी रखे तो 15,000 नई गाड़ियां आई। स्थितियां बदल रही हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में एक बार यात्रा ठीक से हो जाएगी तो निश्चित रूप से फिर से पर्यटन भी बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर में क्षमता बहुत है, वहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है, योग्यता बहुत है, सामान्य आदमी वहाँ का बहुत ही बेहतर है, उसमें राष्ट्रभक्ति भी है, देश प्रेम भी है। मुझे लगता है कि उनकी ताकत जितना बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि
उसी ताकत से आगे बढ़ेगा। इतनी बात कह करके मैं आदरणीय राय साहब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।